हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 31 मार्च 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। मार्च का आखिरी दिन है और आज इसका समापन करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ मैं आपको डेली टेलीग्राम पर देता हूं, इसमें पीडीएफ में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बहुत सारी होती है। मैं आपको गारंटी देता हूं, भारत का कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं तो मेरे करंट अफेयर की इस पीडीएफ की मदद से आप हर एक एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपसे 25 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं तो ये 10 के 10 आप इजीली हिट कर पाएंगे, ये गारंटी मैं आपको देता हूं, बशर्ते आप डेली के डेली पीडीएफ ये जरूर पढ़ लें। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे पूछा था स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, तो जिन लोगों ने भी राजेंद्र प्रसाद आंसर दिया है उन सभी का आंसर सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि स्टीयरिंग कमेटी जो है इसकी स्थापना कब और क्यों करी गई थी। तो इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी और 1946 में स्टीयरिंग कमेटी के अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी स्थापना करी गई थी। तो जब संवैधानिक सभा की स्थापना करी गई थी उससे भी पहले स्टीयरिंग कमेटी स्थापित करी गई थी। अब देखिए, स्टीयरिंग कमेटी जब बनाई गई तो इसका मेन उद्देश्य यह था कि संविधान को कैसे बनाया जाए, और वहीं से निकल के आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आगे चल के ये पूरी जिम्मेदारी ली कि ये भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। तो टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनता जा रहा है, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, अभी कितने पार्ट उसके बाकी हैं, ये सारी रिपोर्ट स्टीयरिंग कमेटी देखती थी। और जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी का रोल नया निकल के आ गया। और आज की डेट में जो स्टीयरिंग कमेटी है ये भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, ठीक है, उनकी अप टू डेट मॉनिटरिंग करती हैं। मतलब जो योजनाएं हैं उनमें अगर गोल लिया गया था कि 100 लोगों को बेनिफिशियरी बनाया जाएगा तो कितने लोगों तक लाभ अभी तक पहुंचा है, कितना बजट उसके लिए है, कितने लोगों को लाभ बाकी है तो वो कितना टाइम तक हो पाएगा, ये सारी चीज़ें स्टीयरिंग कमेटी को रिपोर्ट दी जाती है। ये कमेटी आज भी चल रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन तो थे ही, साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी परमानेंट चेयरपर्सन थे। और अगर पूछा जाए टेम्परेरी चेयरपर्सन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। एग्जाम आपका कोई भी हो, स्टैटिक जीके की अगर समस्या है तो मेरी ये किताब स्टैटिक जीके की अमेजॉन से ऑर्डर करके आज ही आप अपने घर मंगा सकते हैं। इसकी रेटिंग 4 से ऊपर ही है पूरे अमेजॉन में, आप क्लियरली देख सकते हो। सक्सेसफुल बुक ये रही है 2024 में। और अभी हाल फिलहाल में 2 महीने पहले ही मैंने स्टैटिक जीके की ऑब्जेक्टिव बुक भी लॉन्च कर दी है, जिसमें 4600 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि 2024 तक के सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैंने इस बुक में डाले हुए हैं। आपको तो पता ही है जीएस में 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं। ये किताबें वन स्टॉप सॉल्यूशन है। किताबों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आज ही अमेजॉन से ऑर्डर करके आप अपने घर मंगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको और याद दिला दूं, 31 मार्च तक ही ये ऑफर है, मतलब आज रात 12 बजे तक ये ऑफर है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। टेक्स्ट बुक में आप कोई भी कोर्स लेने जाते हैं तो आप मेरा कोड सुल्तान जैसे ही लगाएंगे, आपको 90% तक का फ्लैट डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। और कल से ये ऑफर नहीं रहेगा, तो आज आपके पास लास्ट फ्यू आवर्स बचे हुए हैं। इतना ही नहीं, जो वैलिडिटी अभी तक मिल रही थी वो वैलिडिटी में भी 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी आज मिल रही है। कल से सेम हो जाएगी वो वैलिडिटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अभी तक 6 महीने का सब्सक्रिप्शन किसी बैच में मिल रहा था जितने रुपए में, तो उससे 10% में आज केवल आपको और 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं सबके लिए एप्लीकेबल है। वैसे मेरे बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। ये कौन से फॉर्मर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जिनको भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं ये बेहतर बने रहें, इसके लिए रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड है और उसके नए मेंबर के रूप में स्टीव वॉ अपॉइंट किए गए हैं। और स्टीव वॉ बहुत ही सक्सेसफुल क्रिकेटर्स में से रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप भी जीता है 1999 का। यह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो यह है नीति आयोग। अब देखिए, जो ट्रेड वॉच क्वार्टरली है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि भारत में जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ठीक है, इसको और ज़्यादा वास्ट किया जाए
और हम कपड़े का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें और दूसरे देशों में इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे तरीके से कपड़ा भारत में ही बनाया जाए, ये है इसका मेन उद्देश्य। अब यहाँ पर सेकेंड एडिशन की बात हो रही है। और ट्रेड वॉच क्वार्टरली का मतलब क्या है? क्वार्टरली का मतलब यह है कि हर 3-3 महीने में इस तरीके की बैठक करी जाती है, जिसमें दुनिया भर के कई सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट भी पार्ट लेते हैं। तो इस बार का जो ये सेकेंड एडिशन है, मतलब ये है कि दूसरे क्वार्टर के लिए इसे लॉन्च किया गया है, इस मीटिंग को। दूसरा क्वार्टर का मतलब जुलाई से लेकर सितंबर तक का महीना, ये आपका दूसरा क्वार्टर कहलाता है, क्योंकि पहला क्वार्टर होता है अप्रैल, मई और जून। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से ही चालू होता है ना, तो कल मतलब 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है। अभी हाल ही में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है भारत सरकार की तरफ से। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? और यह ऑपरेशन म्यांमार में लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा 5 दिन पहले म्यांमार में बहुत भयंकर भूकंप आया है, जिसकी वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरी की पूरी बिल्डिंग्स आपने देखा होगा यूट्यूब पे या टीवी में, ताश के पत्ते की तरह ढह गई हैं। तो तुरंत ही भारत सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया था वो म्यांमार की हेल्प के लिए किया गया था। दुनिया में पहला देश भारत था उस टाइम पर जिसने सबसे पहले हेल्प के लिए अनाउंसमेंट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पेशल ट्वीट किया था उसके लिए। तो अब इसको लॉन्च किया गया है ऑपरेशन ब्रह्मा के रूप में। ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत भारतीय वायुसेना, इंडियन आर्मी वहां पर जाके रेस्क्यू कार्य करने की मदद करेंगे। अभी तक आप जानते हैं यहाँ पर कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? इसमें 1000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। और इतना ही नहीं, कई सारे लोग अभी भी लापता हैं और कई सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो ये पूरा रेस्क्यू कार्य ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे और म्यांमार में इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं मिन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिन आउंग ह्लाइंग। मिन आउंग ह्लाइंग। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, इसकी इंडियन फूड बिजनेस यूनिट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं रजनीत कोहली। क्या नाम है? रजनीत कोहली। अब से ये होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के भारतीय फूड बिजनेस यूनिट के, और इन्हें इस इंडस्ट्री में 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और इन्होंने जिनकी जगह ली है ये है शिव कृष्ण मूर्ति। शिव कृष्ण मूर्ति रिटायर हो गए हैं। आज भी कई लोगों को ये नहीं पता होता है इस कंपनी के नाम से, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि ये कंपनी भारतीय कंपनी है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही पुरानी ब्रिटिश कंपनी है। इसकी स्थापना 1933 में करी गई थी लंदन में। इसका मेन हेडक्वार्टर लंदन है और उसके बाद ये भारत में लाई गई और भारत में इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। तो आप ये समझने की गलती ना करें इसके नाम से कि यह भारतीय कंपनी है। और आज की डेट में लगभग हर एक सेक्टर में, लाइक इनिशियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो इसेंशियल्स आपको ज़रूरत पड़ती रहती हैं घर में, उसमें हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। साल 2025 का एबल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए किसको दिया गया है? तो ये प्राइज उनको दिया जाता है, एबल प्राइज, जो कि बेहतरीन गणितज्ञ होते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हो। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये एक जापानीज गणितज्ञ हैं और इनका नाम है मसाकी काशिवारा। क्या नाम है? मसाकी काशिवारा। और इन्होंने एलजेब्रा के अंदर बहुत ही यूनिक डिस्कवरीज करी हुई हैं और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी भी दी हुई है। तो इनके इस एनालिसिस के लिए मसाकी काशिवारा को सम्मानित किया गया है एबल प्राइज 2025 से। आपको पता है ये प्राइज दिया क्यों जाता है? नॉर्वे के एक बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिशियन हुआ करते थे, इनका नाम था नील्स हेनरिक एबल। क्या नाम था? नील्स हेनरिक एबल। तो इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड रखा गया है। और नॉर्वे की जो मैथमेटिक्स एकेडमी है उसके द्वारा हर साल यह सम्मान दिया जाता है सबसे बेहतरीन गणितज्ञों को। और पहली बार यह पुरस्कार साल 2002 में लॉन्च किया गया था। और इसके साथ कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसके साथ 7.5 मिलियन नॉर्वे क्रोन की धनराशि दी जाती है। और 7.5 मिलियन नॉर्वे क्रोन का मतलब हो गया $7,20,000, ठीक है। और इनको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये करीब 6 करोड़ के ऊपर होता है। तो इंडियन करेंसी में 6 करोड़ रुपए करीब करीब आप बोल सकते हो इनको मिले हैं।
ये कौन है जो कि एडई के होल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? एडई का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूरे भारत भर में जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है, सबकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यही है। सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम एडई ही करती है, चाहे फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो और आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस हो। तो इसके होल टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए हैं स्वामीनाथन एस अय्यर। क्या नाम है? स्वामीनाथन एस अय्यर। और अभी तक ये टाटा एआईए में थे। कहाँ पर थे? टाटा एआईए। अब आप सोच रहे होंगे, एडई तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और ये टाटा एआईए में थे, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको बता दूं, आज तक का इतिहास का ये रिकॉर्ड टूट चुका है पहली बार। ये पहला ऐसा अपॉइंटमेंट है जब किसी प्राइवेट सेक्टर पर्सन को पीएसयू में डाला गया है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो किसी गवर्नमेंट एजेंसी में डाला गया है। तो इनके एक्सपीरियंसेस को देखते हुए और जो माइलस्टोन इन्होंने अचीव किए हुए हैं, उन्हें देखते हुए गवर्नमेंट ने इन्हें डायरेक्ट एडई के होल टाइम मेंबर के रूप में बोर्ड में अपॉइंट किया है। और इन्हें आज तक जो एक्सपीरियंस है, ये 34 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस सेक्टर में। इस टाइम पर इनकी उम्र है 57 ईयर्स, ठीक है। और अगले 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, या फिर जब तक ये 62 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक ये इस पोस्ट पर रहेंगे। एडई की स्थापना कब करी गई है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो बताइए। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ रक्षा मंत्रालय ने 62,700 करोड़ की डील साइन करी है, और इस पैसे की मदद से ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बनाकर देंगी? तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत की आन बान शान। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए कई दशकों से डिफेंस इक्विपमेंट बनाते चले आ रहे हैं। एचएएल स्पेशली एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए ही जानी जाती है। 62,700 करोड़ की मदद से टोटल 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे एचएएल के द्वारा। प्रचंड हेलीकॉप्टर का नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसा कि इसको बोला जाता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तो इसकी खास बात यह है कि इसका वजन कम होता है और आसपास में कम रेंज में रेस्क्यू करने के लिए या फिर हमारे सोल्जर्स को एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ठीक है। और एक और इसकी खास बात है कि ये कितने एल्टीट्यूड पर उड़ सकता है, तो ये 5,000 मीटर की हाइट पर मैक्सिमम उड़ सकता है। तो हालांकि ये एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है दूसरे हेलीकॉप्टर्स के कंपैरिजन में, लेकिन हाँ, इन्हें लड़ाई के पर्पज से, अटैकिंग पर्पज से यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ रेस्क्यूज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। 156 हेलीकॉप्टर्स में से 90 आर्मी के लिए बनाए जाएंगे और बाकी बचे जो 66 हेलीकॉप्टर हैं ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाएंगे। अगले 3 साल से इसका जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 2028 से पहली डिलीवरी इसकी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और 2030 तक पूरे 156 डिलीवर हो जाएंगे। एचएएल की स्थापना 1940 में करी गई थी, 1940 में। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी बैंगलोर है। लार्सन एंड टूब्रो की स्थापना 1946 में करी गई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। भारत और जापान के बीच में कितने बिलियन येन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये लोन एग्रीमेंट है 6 प्रोजेक्ट्स के लिए। तो भारत को ये लोन जापान दे रहा है और इसके लिए जो एग्रीमेंट हुआ है वो 191.736 बिलियन येन का हुआ है। येन जापानीज करेंसी है ना। और अगर बात करी जाए कि ये इंडियन करेंसी में कितना होता है, तो अगर रुपए में हम बात करें तो करीब 109 करोड़ होता है। तो आप ये बोल सकते हो भारत सरकार ने जापान की सरकार से 109 करोड़ का लोन लिया है। अब इस पैसे की मदद से भारत में क्या क्या होगा? पहली बात तो यह कि तमिलनाडु में एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ये चाहती है कि वो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में लेकर आए, दुनिया भर की कई सारी कंपनीज तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्रीज लगाएं। तो उसके लिए पोर्टफोलियो पूरा तैयार किया जाएगा। साथ में आपको पता होना चाहिए, चेन्नई वो शहर है भारत का जहां पर पीने के पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। चेन्नई का जो वाटर लेवल है वो बहुत ही नीचे चला जा चुका है और कई सारे तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी ही नहीं बचा हुआ है बिल्कुल भी। लोग वहां से अपने अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए भी इस पैसे का यूज़ किया जाएगा। और जापान के प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे शिगेरू इशिबा। क्या नाम है?
शिगेरू इशिबा। पूरे 15 साल के बाद डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। ये कौन है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं भारतीय मूल के पीयूष गुप्ता। 15 साल बीइंग अ सीईओ एक बहुत लंबा टर्म होता है, और डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर जो है उसके सीईओ के रूप में अपॉइंटेड थे पीयूष गुप्ता। आप ये समझ लीजिए, डीबीएस को आज तक जितनी भी पिछले 15 सालों में हाइट्स मिली है, 15 साल से पहले इतना बड़ा बैंक भी नहीं था, लेकिन पिछले 15 सालों में इस बैंक ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है जस्ट बिकॉज ऑफ पीयूष गुप्ता। अब इन्होंने रिजाइन दे दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स डीबीएस ने खोले हुए हैं इनके नेतृत्व में। अब जो इनकी जगह ले रही हैं वो एक लेडी हैं, और इसी के साथ डीबीएस की पहली लेडी सीईओ के रूप में भी अपॉइंट ये करी गई हैं। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है तान सू शान। क्या नाम है? तान सू शान। और ये एक सिंगापुर सिटीजन है, और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी हुई है। काफ़ी पहले से डीबीएस के साथ ये भी जुड़ी हुई हैं, तो इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए तान सू शान अब डीबीएस बैंक की नई सीईओ होंगी। डीबीएस की स्थापना 1968 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर सिटी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन हो चुका है, और इस बार ये कौन सा राज्य है जिसने चैंपियनशिप जीती है? नंबर 1 पे कौन सा राज्य रहा है? तो ये है हरियाणा। हरियाणा रहा नंबर 1 पे। और टोटल अगर बात करी जाए, अब देखिए कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। वैसे इससे जुड़ा हुआ एक मैंने पोस्टर भी कल टेलीग्राम पर शेयर किया था शाम को, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा, वहाँ पर कम्युनिटी पर भी पोस्टेड है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं ये इस बार कहाँ पर हुए हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए गए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका ऑफिशियल मैस्कोट क्या था? तो इसका जो शुभांकर था, इसका नाम था उज्ज्वला। हरियाणा नंबर 1 पे रहा है। हरियाणा ने 34 गोल्ड जीते हुए हैं। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु ने इस बार 28 गोल्ड इसमें जीते हैं। और तीसरे नंबर पे यूपी रहा है। यूपी ने 23 गोल्ड जीते हुए हैं। ओवरऑल इस बार के खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 550 से ज़्यादा मेडल जीते गए हैं। और अगर आपसे बात करी जाए कि इस बार कितने स्पोर्ट्स थे इसमें, तो 6 तरीके के स्पोर्ट्स थे इसमें। पैरा पावर लिफ्टिंग हो गई, शूटिंग हो गई, टेबल टेनिस हो गई, एथलेटिक्स, आर्चरी, ये सारे गेम थे इसमें, और बैडमिंटन भी था। केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 22,919 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है, और इस पैसे की मदद से भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे। ध्यान रखिए, यहां पर सेमीकंडक्टर की बात नहीं हो रही है। सेमीकंडक्टर को हटाकर दूसरे और भी कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि अभी तक हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन अब वो भारत में ही बनेंगे। ये इक्विपमेंट कौन कौन से हैं? जैसे कि इंडक्टर्स हो गए, ये भी अब भारत में बनेंगे, और रेजिस्टर्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, कैपेसिटर हो गए। ये सारे इक्विपमेंट्स अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाएंगे भारत में। और इसका अनाउंसमेंट अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की आयोजित करी जा रही है, और ये हो रही है जॉर्डन की कैपिटल अमान में इस बार। ठीक है, तो पहले ऐसे भारतीय कौन बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता है? तो ये है मनीषा भनवाला। क्या नाम है? मनीषा भनवाला। और इन्होंने 62 केजी वेट कैटेगरी में इस बार एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है भारत के लिए। और इन्होंने फाइनल में जिनको हराया है, ये कोरिया की खिलाड़ी हैं। इनका नाम है ओक किम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओक किम, कोरियन खिलाड़ी। और काफ़ी क्लोज रहा मामला, 8-7 से इन्होंने कोरियन खिलाड़ी को हराया है। साथ में अंतिम पंघल, ये भी भारत के लिए मेडल लाई हैं। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, और इन्होंने जो कैटेगरी में जीता है वो है 53 केजी वेट कैटेगरी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। अब केवल कुछ ही आवर्स बचे हुए हैं। सुल्तान कोड लगाकर आप टेक्स्ट बुक के अंदर हर एक बैच में 90% तक का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कल से ये ऑफर नहीं रहेगा, नॉर्मल ऑफर्स ही रहेंगे। अब मेरा आज का सवाल है आपसे। एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आज सुबह 10 बजे मिलना मत भूलिएगा एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर।
वहाँ पर स्टैटिक जीके आपकी कवर करा रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।